शुरुआत में हमें बताया जा रहा था कि कुछ सालों पहले अर्थ पर बहुत सारे एलियंस ने हमला कर दिया था, लेकिन इंसानों ने एकजुट होकर उन सभी को हरा दिया। अब यहाँ दुनिया की सारी कंट्रीज एकजुट हो चुकी थी, जो इन्हीं एडवांस एलियंस की टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने विज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। देखते ही देखते पृथ्वी पर टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होने लगे थे। इसमें तो हम इंसानों को पूरी कामयाबी भी मिल चुकी होती है। अंतरिक्ष के अंदर तो एक यूनिवर्सल डिफेंस सिस्टम बना दिया गया था जो पूरे अर्थ और मून को प्रोटेक्ट करेगा। अब हमें वही मून पर यूनिवर्सल डिफेंस हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपने प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। तभी कुछ गड़बड़ी होने के कारण एक बहुत ही बड़ी लेजर नीचे गिरने वाली होती है, और अगर ये हेडक्वार्टर के ऊपर गिर गई तब इंसानों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन जैक और चार्ली नाम के दो बहादुर एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व कर दिया। उन दोनों ने ना ही लेजर बीम को जमीन पर गिरने से बचाया, साथ ही साथ उसे अपनी सही पोजीशन पर भी रख दिया। अब हमें डेविड नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है, जो उस जगह पर आया था जहां कई साल पहले एलियंस ने हमला किया होता है। दरअसल पृथ्वी पर जब एलियंस की बहुत सारी स्पेसशिप आ चुकी थी, तब एलियंस ने इस जगह पर एकदम छुपते छुपाते हुए काफी बड़ी चीज भेज दी होती है, जो धरती के अंदर खुदाई करके सारे मिनरल्स और रिसोर्सेज अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही होती है। लेकिन उस समय एलियन की स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होने के कारण ये मशीन भी एकदम से रुक गई, और तब से ये यहीं पर पड़ी है। डेविड अपनी पूरी टीम के साथ इन सारी चीजों का बड़े अच्छे से जांच कर रहा था। डेविड वहां के मिलिट्री कर्नल के साथ उस बड़े से स्पेसशिप के अंदर चला गया था। डेविड को बताया जा रहा था कि कुछ ही दिनों पहले स्पेसशिप के अंदर के कुछ पार्ट्स एक्टिवेट होने लगे थे। जब डेविड उन पार्ट्स को थोड़ा सा छू कर देखता है, तब होलोग्राम की मदद से वहाँ सोलर सिस्टम का एक मैप बन गया था। उस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक लाल कलर की परत दिखाई देती है। आखिर ये क्या चीज थी, इसका डेविड को भी कुछ अंदाजा नहीं होता, पर वो इन सारी चीजों के बारे में अपना रिसर्च करना रोकता नहीं। अब यहाँ मून पर बने बड़े से डिफेंस हेडक्वार्टर के अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। सारे एस्ट्रोनॉट्स अपनी अपनी स्पेसशिप लेकर हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं, और यहीं से स्टार्ट होने वाली थी उन सभी की ट्रेनिंग। अब हमें पृथ्वी पर ओकोन नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है, जिसकी जान कुछ साल पहले हुए एलियन अटैक के अंदर जाने से बची थी, और तब से ही ओकोन एकदम से कोमा में होता है। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि कुछ ही देर में ओकोन को होश आ गया था और वो उठ खड़ा होता है। सारे डॉक्टर्स इस बात पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे। वहीं अब डेविड को उसकी एक असिस्टेंट अजीब तरीके के सिंबल के बारे में बता रही थी। उसका कहना था कि इस तरीके के सिंबल हर लोगों के सपने यानी कि इमेजिनेशंस में दिखाई दे रहे हैं। कर्नल भी इस बात को कंफर्म कर रहे थे कि उसने भी ये सिंबल को अपने सपने में देखा है। उन्होंने तो इस अनोखी चीज की ड्राइंग भी अपने कमरे में बना कर रखी थी। वहीं अब हमें मून पर बने हुए डिफेंस हेडक्वार्टर को दिखाया जा रहा था। वहाँ के सारे एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही ज्यादा घबरा कर बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। अंतरिक्ष में बड़े अनजान तरीके से एक बहुत ही बड़ा बवंडर बन चुका था। उसी बवंडर में से एक गोलाकार स्पेसशिप बाहर निकलती है, जो धीरे धीरे मून की तरफ बढ़ने लगी थी। अर्थ पर मौजूद स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इन सारी चीजों की खबर मिल जाती है, और अब तो उस जगह पर प्रेसिडेंट लॉकवुड भी आ चुकी थी। प्रेसिडेंट को साफ साफ दिख रहा था कि ये एक एलियन स्पेसशिप है, लेकिन फिर भी वो डेविड से पूछती है कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। डेविड ने बताया कि मुझे थोड़ा सा समय चाहिए इसके ऊपर और थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए, और जब तक हमारी टीम श्योर नहीं हो जाती कि ये हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं, तब तक आप सभी लोग स्पेसशिप के ऊपर हमला मत करना। यहाँ बाकी कंट्रीज के सारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर डिस्कस कर रहे थे कि वो एक एलियन स्पेसशिप है, इसीलिए उसे अर्थ तक पहुँचने से पहले ही खत्म कर देने में ही हमारी भलाई है। प्रेसिडेंट लॉकवुड को भी ये डिसीजन थोड़ा सा सही लगता है, इसीलिए प्रेसिडेंट ने परमिशन दे दी थी कि वो उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर दे। मून पर मौजूद इंसानों द्वारा बनाया गया डिफेंस सिस्टम उसके ऊपर लेजर मार के स्पेसशिप को धाराशाही कर देता है। जब ये बात डेविड को पता चली तब वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, क्योंकि उसके मना करने के बावजूद भी उन लोगों ने स्पेसशिप को मार गिराया। डेविड ने डिसाइड किया कि वो जैक और चार्ली के साथ जाकर उस डिस्ट्रॉय हुए स्पेसशिप की जांच करेगा। देखते ही देखते बहुत ही कम समय में वो तीनों मून की सरफेस पर पहुंच जाते हैं। पास जाके देखने पर वो स्पेसशिप पूरी तरीके से खाली दिखाई दे रही थी, लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला था। डेविड, चार्ली और जैक अंतरिक्ष की तरफ देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ी एलियन स्पेसशिप लगातार उनकी तरफ बढ़ रही है। ये स्पेसशिप कई साल पहले हुए एलियन की स्पेसशिप से कई ज्यादा बड़ी होती है, जो लगातार चंद्रमा के डिफेंस सिस्टम की तरफ बढ़ती जा रही थी। चार्ली, जैक और डेविड जल्द से जल्द अपनी स्पेसशिप लेकर वहाँ
वहाँ से उड़ चले थे, लेकिन उस बड़ी सी एलियन स्पेसशिप के पास खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिससे कि डेविड, जैक और चार्ली की स्पेसशिप उस बड़ी सी स्पेसशिप के अंदर फंस चुकी थी और अब यहाँ विशालकाय एलियन स्पेसशिप लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ते जा रही थी। मून पर बनाया गया इंसानों द्वारा डिफेंस सिस्टम लगातार स्पेसशिप के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन एलियन की स्पेसशिप ने तो एक ही लेजर बीम मारकर पूरे हेडक्वार्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और अब एलियन स्पेसशिप मून के 1/4 हिस्से को डिस्ट्रॉय करते हुए अर्थ की तरफ बढ़ने लगी थी। अब हमें यहाँ पृथ्वी पर दिखाया जा रहा था कि सारे लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज वही दिन होता है जब हम इंसानों ने एलियंस की बड़ी बड़ी स्पेसशिप को मार गिराया था। सभी लोग मिलकर प्रेसिडेंट के साथ उस मोमेंट को याद करते रहते हैं, पर तभी थॉमस नाम के एक पॉलिटिशियन के सर में दर्द होने लगा था और अब यहाँ प्रेसिडेंट लवकोट को खबर मिलती है कि अंतरिक्ष में एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप को देखा गया है जो लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ते जा रहा है। इसीलिए प्रेसिडेंट ने सभी को यहाँ से चले जाने के लिए कह दिया था। चारों तरफ भागा दौड़ी शुरू हो जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर अपने अपने घर की तरफ लौट रहे थे, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस बार कोई भी नहीं बचने वाला। अब एलियंस की वो बड़ी सी स्पेसशिप पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ चुकी थी, जिससे चारों तरफ तबाही मचने लग जाती है। मदरशिप ने तो देखते ही देखते कई सारी सिटीज को तबाह कर दिया था। वहीं जैक, चार्ली और डेविड जो कि एक स्पेसशिप में फंस चुके थे, वो कैसे भी करके अब मदरशिप के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकल जाते हैं और अब वो तीनों सारी चीजों से बचते हुए चल पड़े थे एरिया 51 की तरफ। प्रेसिडेंट को जब पता चला कि ये पूरा स्पेसशिप अटलांटिक महासागर के अंदर उतरने वाला है, तो उन्होंने मिलिट्री को बोलकर आसपास के रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से निकाल लिया था। अब हमें एरिया 51 में दिखाया जा रहा था, जहाँ थॉमस और डॉक्टर ओकोन नोटिस करते हैं कि वहाँ पर मौजूद सारे कैद किए गए एलियंस अचानक से चिल्लाने लगे हैं। किसी को नहीं समझता कि आखिर इन सभी को हुआ क्या। तब जाकर डॉक्टर ओकोन कहते हैं कि ये सब चिल्ला नहीं रहे हैं, बल्कि जश्न मना रहे हैं। इन सारी चीजों का रिलेशन हो सकता था उस बड़ी सी स्पेसशिप से। इसीलिए अब थॉमस ने डिसाइड किया कि वो अंदर जाकर उस बचे हुए क्रिएचर से कुछ बातें करेगा। थॉमस ने तो अपने आप को एलियन के साथ चैम्बर के अंदर बंद कर दिया होता है। लकीली उस जगह पर डेविड, जैक और चार्ली भी पहुंच जाते हैं। चैम्बर में मौजूद उस खतरनाक एलियन ने तो थॉमस का गला पकड़ लिया था और थॉमस को कंट्रोल करके ये बुलवा रहा था कि हमारी रानी आ चुकी है और अब तुम सभी को मरने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सुनने के बाद थॉमस को बचाने के लिए बाकी सारे लोग उस एलियन पर हमला करने लगे थे। कर्नल तो डायरेक्टली अपने 2 धारदार तलवार लेकर उस एलियन की बॉडी में घुसा देता है, जिससे कि अब वो एलियन मर चुका था। थॉमस की जान जाने से तो बाल बाल बच गई थी। अब यहाँ डेविड अपनी पूरी टीम के साथ एलियन शिप को एनालाइज करता है। उस एलियन की बात गौर करने पर डेविड को पता चल चुका था कि स्पेसशिप के अंदर उन सभी एलियंस की रानी मौजूद है, जो एक तरीके से सभी को कमांड दे रही थी कि उन्हें क्या करना है। डेविड अपनी टीम से कह रहा था कि अगर हम सब रानी को मारने में कामयाब हो गए, तब शायद बाकी एलियंस भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये काम पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एलियन स्पेसशिप पृथ्वी पर आने की वजह से सालों से पड़ा हुआ एलियंस का वो एडवांस खोदने वाला डिवाइस अचानक एक्टिवेट हो जाता है, जो लगातार पृथ्वी की जमीन के अंदर खुदाई करने लगा था। दरअसल एलियंस की ये एडवांस मशीन पृथ्वी के कोर को हासिल करना चाहती थी और अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी की सारी ग्रेविटेशनल फील्ड्स खत्म हो जाएंगी। तब जाकर पृथ्वी का ना तो कोई वातावरण होगा और ना ही ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि एक तरीके से पूरी इंसानियत प्रजाति खत्म होने की कगार पर आ जाएगी। इसीलिए अब सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करने के लिए उन्हें कैसे भी करके एलियंस की रानी को खत्म करना होगा। अब इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए डेविड और मिलिट्री कर्नल के परमिशन पर बहुत सारे सोल्जर्स अपने एडवांस फाइटिंग जेट्स को लेकर निकल पड़े थे मदरशिप की तरफ। उन्हें कैसे भी करके मदरशिप को डिस्ट्रॉय करना था। सोल्जर्स के ग्रुप में जैक और चार्ली भी शामिल होते हैं। फाइटिंग जेट्स के अंदर बहुत सारे खतरनाक बॉम्ब भी रखे हुए थे जो स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन मदरशिप के थोड़ा और पास जाते ही सारे सोल्जर्स पर लेजर बीम से हमला होने लगा था। छोटे छोटे स्पेसशिप बाहर निकलकर सारे सोल्जर्स को मारने लगे थे। मदरशिप के अंदर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, लेकिन जैक और चार्ली की टीम इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी स्पेसशिप के अंदर चली गई थी।
ताज्जुब की बात ये थी कि अंदर जाने पे उनके ऊपर कोई भी एलियंस हमला नहीं कर रहे थे और अब वो सब अपनी सारी रिपोर्टिंग एरिया 51 में ट्रांसफर करते रहते हैं। तभी यहाँ थॉमस जो हॉस्पिटल में मौजूद था उसे कुछ अजीब से विजन्स आते हैं, जो होश में आकर अपनी बेटी को बताने लगा था कि रानी को सब कुछ पता है और अब जैक और चार्ली की टीम बहुत ही ज्यादा खतरे में है। जब तक थॉमस की ये बात एरिया 51 वालों के पास पहुंचती तब तक मदरशिप में मौजूद रानी ने उन सभी पर हमला कर दिया था। वहाँ पर तो एक ऐसी खतरनाक रेडिएशन निकलती है जिससे कि जैक, चार्ली और उसकी पूरी टीम के फाइटिंग जेट्स उड़ना बंद कर दे रहे थे। फाइटिंग जेट्स लगातार जमीन पर गिरकर डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे। हालांकि कई सोल्जर्स ने फाइटिंग जेट के अंदर रखे बॉम्ब को डिस्ट्रॉय भी कर दिया था, लेकिन रानी ने स्पेसशिप के अंदर से भी प्रोटेक्शन वॉल लगा दी थी जिससे मदर स्पेसशिप को जरा भी नुकसान नहीं होता। जैक और चार्ली की टीम अब पूरी तरीके से फंस चुकी थी। अब हमें व्हाइट हाउस की तरफ दिखाया गया जहाँ सारे पॉलिटिशियंस और प्रेसिडेंट मौजूद थे। कुछ ही देर में वहाँ एलियंस की छोटी छोटी स्पेसशिप आ गई थी और अब वो खतरनाक एलियंस व्हाइट हाउस में उतरकर सभी को मारने लग जाते हैं। एलियंस ने तो पॉलिटिशियंस के साथ साथ प्रेसिडेंट को भी नहीं छोड़ा और अब प्रेसिडेंट के मरने के बाद डिफेंस मिनिस्टर डेलेन को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है, जो तुरंत एरिया 51 में आ गए थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब थॉमस भी थोड़ा सा बेटर फील करता है और बाकी मिलिट्री वालों के पास आ जाता है। थॉमस डेविड और मिलिट्री वालों से कह रहा होता है कि पिछली बार जब हम पर एलियंस का हमला हुआ था तब हमने एकजुट होकर उन सारे एलियंस को हरा दिया था और अब तो हम सब पहले से ही एकजुट हो चुके हैं, इसीलिए हमें प्रॉपर प्लान बनाकर मदरशिप के ऊपर फिर से हमला करना होगा, क्योंकि अगर हमने जल्दी नहीं की तब हम अपनी पृथ्वी को खो देंगे। वहीं अब डॉक्टर ओकोन ने लेबोरेटरी के अंदर उस डिस्ट्रॉय हुई स्पेसशिप को ओपन कर दिया था जो कि शुरुआत में ही उन लोगों ने मून पर हमला करके खराब कर दी होती है। स्पेसशिप को काटने के बाद उसके अंदर से व्हाइट कलर का बड़ा सा गोला बाहर निकल आता है। ये बड़ा सा गोला क्या करता था किसी को भी नहीं आइडिया था। डॉक्टर ओकोन इसे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ओकोन का एक असिस्टेंट जब उस व्हाइट गोले को टच करता है तभी अचानक उसके दोनों हाथ अंदर जाने लगे थे और अब जाकर वो व्हाइट गोला एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। दरअसल इन सारे एलियन स्पेसशिप ने हमारे प्लेनेट पर भी कब्जा कर लिया है। उन्होंने हमारे प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज एब्जॉर्ब कर लिए जिससे कि उन्हें पावर्स मिल रही हैं। लेकिन मेरे प्लेनेट की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इन सभी को मारने के लिए एक हथियार बना रही हैं। रानी को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए वो मुझे ढूंढ रही है सारी इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। मैं तो यहाँ पर इंसानों की मदद करने आई थी लेकिन तुम सभी ने तो मुझ पर ही हमला कर दिया। पर अब हम सभी को कैसे भी करके पृथ्वी पर आए हुए एलियंस की मदरशिप और रानी को खत्म करना होगा जिससे बाकी एलियन स्पेसशिप से कांटेक्ट टूट जाए। उस बड़े से व्हाइट गोले ने ये भी कहा कि अब तो मुझे तुरंत ही डीएक्टिवेट कर दो। शायद रानी को मेरे लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा और वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचती होगी, इसीलिए तुम्हें मुझे जल्द से जल्द डीएक्टिवेट करना होगा। होता भी कुछ ऐसा ही है। मदरशिप में मौजूद खतरनाक रानी को उस गोले का सिग्नल मिल चुका था, इसीलिए अब वो मदरशिप को लेकर लगातार एरिया 51 की तरफ बढ़ते रहती है। यहाँ डेविड को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया था। वो प्रेसिडेंट को बता रहा होता है कि मैं उस व्हाइट गोले जैसा ही एक नकली गोला बना दूंगा जो सेम फ्रीक्वेंसी और सिग्नल छोड़ रहा होगा, लेकिन उसके अंदर हम सब बहुत ही पावरफुल परमाणु बम डाल देंगे। जब मदर स्पेसशिप उस व्हाइट गोले को अपने अंदर लेगी तब हमें कैसे भी करके परमाणु बम को डिस्ट्रॉय करना होगा। धमाका होने की कुछ ही देर बाद डेविड उस जगह के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव वॉल बना देगा जिससे बाकी लोगों के ऊपर परमाणु बम का इफेक्ट ना पड़े। प्रेसिडेंट को डेविड का ये प्लान काफी अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने डेविड को परमिशन दे दी थी। सारे मिलिट्री फोर्सेस अपने इस खतरनाक मिशन के लिए इकट्ठा होने लग जाते हैं। थॉमस ने भी इस मिशन के अंदर शामिल होने का डिसीजन ले लिया था। हालांकि वो सब परमाणु बम को ऑटोमेटिकली एक्टिवेट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम थी। एलियन स्पेसशिप ने सारे सैटेलाइट सिस्टम को खराब कर दिया था जिससे कि वो परमाणु बम को ऑटोमेटिकली कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। यानी इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि अब उन्हें परमाणु बम को मैन्युअली कंट्रोल करना होगा। जो भी परमाणु बम को स्पेसशिप के अंदर लेकर जाएगा उसे अपनी कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। बहुत ज्यादा सोचने के बाद थॉमस आगे आता है इस मुश्किल काम को करने के लिए। डेविड तो अपने बहुत सारे सोल्जर्स के साथ चला गया था रेगिस्तान में वो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाने के लिए।
प्रेसिडेंट बता रहे होते हैं कि 9 मिनट के अंदर वो एलियन स्पेसशिप यहाँ पर पहुँच जाएगी और करीबन आधे घंटे में वो एलियंस की मशीन पृथ्वी के कोर को हासिल करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इसीलिए उन्हें जल्द से जल्द मदरशिप को डिस्ट्रॉय करना होगा। यहाँ मदरशिप के अंदर जैक, चार्ली और उसके कुछ टीम मेंबर्स अभी भी जिंदा थे। जैक को वहाँ पर एलियंस की छोटी छोटी स्पेसशिप दिखाई दे रही थी जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए जैक आगे जाकर उन एलियंस का ध्यान भटकाने लगा था, जिससे कि चार्ली और बाकी सब जल्द से जल्द उस छोटे एलियन स्पेसशिप को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और अब देखते ही देखते वो सब एलियंस की छोटी वाली स्पेसशिप लेकर मदरशिप से दूर निकल पड़े थे। यहाँ थॉमस और बाकी मिलिट्री वाले सोल्जर्स तैयार हो जाते हैं स्पेसशिप पर हमला करने के लिए। मदरशिप के एरिया 51 की तरफ आते ही बहुत सारी स्पेसशिप बाहर निकल के सभी सोल्जर्स पर लगातार हमला करने लगे थे। हमारे सोल्जर्स भी कुछ कम नहीं होते, वो भी उन एलियंस पर पलटवार कर रहे थे। यहाँ थॉमस सिर्फ अपने सिग्नल का वेट कर रहा था जब वो स्पेसशिप के अंदर चले जाए। थोड़ी देर बाद थॉमस को सिग्नल मिल जाता है और वो परमाणु बॉम्ब लेकर स्पेसशिप के अंदर घुस गया था। और अब थॉमस ने अपना बलिदान देते हुए परमाणु बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे मदरशिप में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डेविड ने भी सारे इंतजाम करते हुए उस प्रोटेक्टिव शील्ड को भी ऑन कर दिया था, जिससे धमाके का इफेक्ट बाहर ना निकले और उसी एरिया में बना रहे। सारे मिलिट्री सोल्जर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे कि मदर स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन खतरा यहाँ पर अभी तक टला नहीं था। मदरशिप के अंदर जो एलियन क्वीन थी वो अभी भी जिंदा होती है, जो अब लगातार एरिया 51 की तरफ बढ़ने लगी थी सभी को खत्म करने के लिए। हालांकि सोल्जर्स लेजर बीम से रानी पर लगातार हमला करते ही जा रहे थे, लेकिन रानी ने तो अपने बॉडी के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शील्ड बना ली होती है, जिससे किसी भी वार का उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। जैक की टीम से पैट्रिशिया नाम की एक सोल्जर तो लगातार अपने फाइटिंग जेट्स की मदद से रानी के कवच पर हमला करने लगी थी। इतने ज्यादा और लगातार हमले के बाद रानी का कवच अब कमजोर हो चुका था, लेकिन पैट्रिशिया जैसे ही वहां से निकलती, रानी ने अपने बड़े से टेंटिकल की मदद से उसके फाइटिंग जेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पैट्रिशिया तो जल्द से जल्द पैराशूट की मदद से कूद जाती है, पर अब एलियन क्वीन उसे मारने के लिए लगातार आगे बढ़ रही थी। सही समय पर जैक और चार्ली अपने एलियन शिप लेकर वहां आ जाते हैं, जिन्होंने क्वीन के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था। क्वीन के सर पर लगा हुआ प्रोटेक्टिव हेलमेट भी टूट जाता है, जिससे कि शायद अब क्वीन थोड़ी सी कमजोर हो चुकी थी। वहीं अब हमें दिखाया जा रहा था कि एरिया 51 में मौजूद बाकी सारे एलियंस आजाद हो चुके हैं, जो अब लगातार उसी व्हाइट गोले की तरफ बढ़ रहे थे। लेबोरेटरी में डॉक्टर ओकोन और उसका पूरा स्टाफ मौजूद था, लेकिन वहाँ से भागने के बजाय वो सब मिलकर एलियन से बहुत ही ज्यादा फाइट करते हैं। हालांकि लेबोरेटरी में मौजूद वो सारे एलियंस मारे जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टर ओकोन को भी गोली लग गई थी, जिससे कि उनकी जान चली जाती है। यहाँ पर एलियन क्वीन का प्रोटेक्टिव वॉल टूटने के कारण वो अपने छोटे छोटे एलियन स्पेसशिप को कमांड देती है कि वो चारों तरफ घूमकर उसे प्रोटेक्ट करे। और अब तो एलियन क्वीन ने एरिया 51 में पहुंचकर उस व्हाइट गोले को भी हासिल कर लिया था। जैक और चार्ली तो उन सभी छोटे छोटे स्पेसशिप के अंदर फंस गए थे, लेकिन वो दोनों अब हाइपर ड्राइव की मदद से लगातार ऊपर की तरफ जाते रहते हैं, जिससे कि वो दोनों एलियन स्पेसशिप के कांटेक्ट से दूर हो चुके थे। बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने के बाद वो उतनी ही तेजी से लगातार नीचे आने लगे थे। हालांकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन जैक और चार्ली ने डिसाइड किया कि वो रानी के सर पर लगातार वार करते जाएंगे। लेजर बीम की मदद से ऊपर की तरफ से वार होने पर एलियन क्वीन के सर का स्कल पूरी तरीके से टूट जाता है, और अब क्वीन तो बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। बाकी मिलिट्री सोल्जर्स भी लगातार हमला करके उन सभी का साथ दे रहे थे, और अब एंड में जाकर एलियन क्वीन के सर पे इतनी ज्यादा चोट लगने के कारण वो नीचे गिर के मारी जाती है। एलियन क्वीन के हाथ से तो वो व्हाइट गोला भी बाहर निकल गया था। एलियन क्वीन के मरते ही वो सारे छोटे छोटे स्पेसशिप जो उसके ही इशारे पर काम कर रहे थे, वो सब नीचे गिरकर डीएक्टिवेट होने लग जाते हैं। साथ ही साथ वो एलियन मशीन जो जमीन के अंदर खुदाई कर रही थी, वो भी अपने आप ही रुक जाती है। यानी कि एलियन क्वीन के खत्म होते ही सारी चीजें ठीक हो गई थी। जैक और चार्ली की टीम भी बाकी सोल्जर्स के पास आ जाती है, जो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। यानी कि उन लोगों ने एक बार फिर से एकजुट
उठाकर एलियंस को मार गिराया। लेकिन यहाँ डेविड बता रहा था कि अगर ये एलियंस आगे चलकर फिर से अर्थ पर हमला करने के लिए आए तब हम सब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। तभी डॉक्टर ओकोन, जिसे कि उस व्हाइट गोले ने जिंदा कर दिया था, वो बता रहे थे कि उस समय तक हम अपने आप को काफी ज्यादा डेवलप कर लेंगे। इन सारी चीजों में ये व्हाइट सर्कल वाले एलियंस हमारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में काफी मदद करेंगे। हम अपने डिफेंस सिस्टम को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि कोई भी एलियन सिविलाइजेशन हमारा कुछ न बिगाड़ सके। और इसी फ्यूचर विजन के साथ हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।